मेरे सभी दर्शकों को मेरा नमस्कार। न्यू इंडिया का जिक्र करते हुए जहां पिछले अध्याय में हमने आपको छोड़ा था, वहीं से अपना सफर आरंभ करते हैं। न्यू इंडिया यह शब्द इस दौर में अक्सर आपने सुना होगा। हमारे प्रधान सेवक अक्सर इस शब्द का जिक्र कई बार अपने भाषणों में करते आए हैं। तो कहां से न्यू इंडिया या इंडिया 2020 को समझा जाए, तो क्यों ना हमारे मिसाइल मैन डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम की इस किताब से ही न्यू इंडिया का जिक्र किया जाए और उसको समझा जाए कि वर्तमान में हमारे देश की सामाजिक और आर्थिक परिस्थितियां कितनी मजबूत हैं। क्यों ना वह समझा जाए। शुरुआत कहां से करें? जब हम आर्थिक परिस्थितियों को समझने निकले हैं, शुरुआत क्यों ना जीडीपी से कर लेते हैं। जीडीपी, ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट, कितना कठिन शब्द है ये इकोनॉमिक्स का। मुझे पता है मेरे दर्शक जो आप मुझे देख रहे हैं, आपको भी बेहद ही कठिन लगता होगा और इसको समझने में बहुत मुश्किल होती होगी, पर परेशान मत होइए। सबसे पहले क्यों ना इस जीडीपी को बहुत आसान शब्दों में समझने की कोशिश करते हैं कि ये जीडीपी होती क्या है और इसका हमारी जिंदगी पे, आपकी जिंदगी पे, आम आदमी की जिंदगी पे क्या प्रभाव पड़ता है और उसको क्यों जानना चाहिए। क्यों ना सबसे पहले उस जीडीपी को समझ लेते हैं कि वह होती क्या है। जीडीपी, ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट, ये क्या होता है जीडीपी? चलिए समझ लेते हैं इसको हम। जीडीपी इज एवरीथिंग अराउंड अस, हमारे इर्द गिर्द सब कुछ, वो सब कुछ, जैसे जो कपड़े हम पहनते हैं, या जो खाना हम खाते हैं, या जो कृषि से जुड़ा हुए उद्योग हो गए, या फिर जो हम घर के लिए सामान खरीदते हैं, या फिर हमारे खुद के इस्तेमाल के लिए जो सामान खरीदते हैं, या फिर हम जो ट्रेन की सेवाएं यूज करते हैं, हम जो हवाई जहाज की सेवाएं यूज करते हैं, हम जो शिप्स की सेवाएं यूज करते हैं, हम जो टैक्सी की सर्विसेज यूज करते हैं, या फिर हमारा जो इंपोर्ट एक्सपोर्ट होता है, यह सब कुछ जो टैक्स के अंदर आता है, ये सब कुछ जीडीपी है और ये हमारे इर्द गिर्द पूरी तरीके से फैला हुआ है। उसके बाद जीडीपी का मतलब क्या है? इट इज द डॉलर वैल्यू ऑफ फाइनल गुड्स एंड सर्विसेज। जी हाँ, फाइनल गुड्स एंड सर्विसेज प्रोड्यूस्ड इन अ कंट्री इन अ गिवन टाइम। अभी फाइनल गुड्स क्या होते हैं? फाइनल गुड्स का मतलब, सपोज हमने गाड़ी बनाई, गाड़ी को बनाने के लिए आपको जाहिर सी बात है आपको इन्वेस्टमेंट चाहिए, आपको फिजिकल एसेट्स चाहिए, वो सब भूल जाइए, जो भी रॉ मटेरियल चाहिए सब भूल जाइए। उस सब चीजों को मिला करके जो फाइनल गाड़ी बनी, उस गाड़ी की जो कीमत है वो कहलाती है फाइनल गुड्स। और उसके बाद जो हम सेवाएं यूज करते हैं, ये जो तमाम प्रकार की सेवाएं आप देख रहे हैं, ये सब सेवाएं जब इनको हम जोड़ देंगे तो इसकी एक कीमत आएगी। हम डॉलर वैल्यू ही क्यों लेते हैं? क्योंकि इस तमाम देशों की, जैसे आपका इंडिया की कुछ करेंसी है, यूके की करेंसी है, यूएस की करेंसी है, चाइना की करेंसी है, तो इन यूरोपियन यूनियन की कुछ अलग करेंसी है। तो इन सब करेंसी को हम यूनिवर्सली जब जोड़ेंगे तो हम डॉलर में उन सब की वैल्यू को लेते हैं। इसीलिए डॉलर वैल्यू ऑफ फाइनल गुड्स एंड फाइनल सर्विसेज जब हम जोड़ेंगे तो वो देश की जीडीपी आती है। ठीक है। उसके बाद ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट का क्या मतलब है? ग्रॉस का मतलब हो गया जो हम प्रोडक्ट्स बनाते हैं। डोमेस्टिक का मतलब क्या हो गया? डोमेस्टिक का मतलब हो गया लोकली, मतलब मेड इन इंडिया होना चाहिए प्रोडक्ट। ऐसा नहीं होना चाहिए कि अगर कोई प्रोडक्ट यूएस में बना है या चाइना में बना है और वो आके इंडिया में बिकता है, नहीं, तो वो जीडीपी में काउंट नहीं होगा। वो प्रोडक्ट जो इंडिया में बनता है वही केवल जीडीपी में काउंट होगा। और फिर जो तमाम अन्य कंपनीज हैं जो बनाती हैं, तो ये होता है हमारा जीडीपी, ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट। उसके बाद आ जाइए, हम जीडीपी कैलकुलेट क्यों करते हैं? देखिए, एक बहुत सिंपल सी बात मैं आपको बता दूं। जैसे हम स्टूडेंट होते हैं तो हमारी क्लास में जब एग्जाम्स होते हैं तो कुछ रैंक आती है। उस रैंक से हमें क्या बताया जाता है? अगर आपकी फर्स्ट रैंक आई है, देन यू आर, आपने जो पढ़ा है वो बहुत अच्छा पढ़ा है, पढ़ाई में सर्वश्रेष्ठ है। उसी प्रकार से जीडीपी जो हम कैलकुलेट करते हैं वो इसलिए कैलकुलेट करते हैं कि वो बताती है कि कंट्री की इकोनॉमी का साइज कितना है और उसकी इकोनॉमी ने किस प्रकार से परफॉर्म किया है, उसकी जो आर्थिक स्थिति है वो कितनी मजबूत है। उसी प्रकार से जो जितनी मजबूत उसकी आर्थिक परिस्थितियां होंगी, उसी प्रकार से वह देश उतना ही प्रगति करेगा और इसमें सब लोगों की भागीदारी होती है। इसीलिए हम जीडीपी को कैलकुलेट करते हैं और इसको कैलकुलेट करने के बाद हम अन्य देशों से कंपेयर करते हैं कि किस देश की आर्थिक परिस्थितियां कितनी मजबूत हैं। उसके बाद आ जाइए,
हम जीडीपी को कैलकुलेट कैसे करते हैं? जीडीपी को कैलकुलेट करने का बेसिक ये फॉर्मूला होता है, जीडीपी इज इक्वल्स टू सी प्लस जी प्लस आई प्लस एन एक्स। अभी सी का क्या मतलब है? सी का मतलब है जो कंज्यूमर स्पेंडिंग है, जो हम और आप लोग मार्केट में जाके स्पेंड करते हैं, सामान लेने में खर्चा करते हैं, वह हमारा सी मतलब कंज्यूमर स्पेंडिंग में आता है। जी का मतलब क्या होता है? जी का मतलब होता है जो गवर्नमेंट स्पेंडिंग है, जो सरकार खर्चा करती है, चाहे वो हमारे रोड्स, डैम्स, ब्रिजेस बनाने में या अस्पताल बनाने में या स्कूल बनाने में या फिर डिफेंस क्षेत्रों में, जो या तमाम जितने भी क्षेत्र हैं उसमें जो सरकार खर्च करती है, वो आता है जी के अंदर, यानी गवर्नमेंट स्पेंडिंग। उसके बाद आइए, उसके बाद आई का क्या मतलब है? आई का मतलब है हम और सरकार या कोई देश या कोई कंपनी जो इन्वेस्टमेंट करती है इस देश में, वह आता है आई के अंदर। उसके बाद एनएक्स का क्या मतलब है? एनएक्स का मतलब है जो नेट एक्सपोर्ट होता है। नेट एक्सपोर्ट को कैलकुलेट करने के लिए टोटल एक्सपोर्ट माइनस टोटल इंपोर्ट, इसको और आसान भाषा में समझिए। सपोज आप कोई प्रोडक्ट बनाते हैं, ठीक है, आप और आपने कुछ प्रोडक्ट बाहर से मंगवाया। अगर आपने जो प्रोडक्ट एक्सपोर्ट किया, ठीक है, सपोज आपने 100 रुपए का प्रोडक्ट एक्सपोर्ट किया और 20 रुपए का प्रोडक्ट इंपोर्ट किया, तो फिर जो नेट एक्सपोर्ट आएगा तो 100 माइनस 20 यानी 80 रुपए, वो आपका प्रॉफिट है। अगर आपका एक्सपोर्ट ज्यादा होगा, सपोज आपने 200 रुपए का प्रोडक्ट एक्सपोर्ट किया और 400 रुपए का प्रोडक्ट इंपोर्ट किया, तो जो आपका नेट एक्सपोर्ट आएगा वो माइनस में आएगा। उसके बाद आइए, तो जीडीपी को कैलकुलेट करने का बेसिक सिंपल फॉर्मूला क्या है? सी प्लस जी प्लस आई प्लस एन एक्स। इससे किसी भी देश की जीडीपी को हम कैलकुलेट करते हैं। तो आपका अगला सवाल होगा कि जीडीपी का आम आदमी की जिंदगी पे क्या फर्क पड़ता है? बहुत सिंपल सी बात में, जीडीपी अगर किसी देश की कमाती है तो जाहिर सी बात है उस देश का जो रेवेन्यू कलेक्शन है वो कमाया। अगर रेवेन्यू कलेक्शन कमाया, ये क्या दर्शाता है? ये दर्शाता है कि जो डिमांड है और जो सप्लाई है वह दोनों कम हुई है। डिमांड और सप्लाई अगर कम हुई है तो मैन्युफैक्चरिंग कम होगी, मैन्युफैक्चरिंग कम होगी तो जाहिर सी बात है अनएम्प्लॉयमेंट बढ़ेगी, अनएम्प्लॉयमेंट बढ़ेगी तो क्या होगा फिर देश में, आप ही समझिए। उसके बाद दूसरा क्या प्रभाव है? अगर रेवेन्यू कम आएगा तो फिर जो तमाम तेल के भाव महंगे होंगे। जब तेल की कीमत महंगी होगी तो इसका डायरेक्टली जो असर है वो आपके जीएफ पे किस प्रकार से पड़ेगा? ट्रांसपोर्टेशन, जाहिर सी बात है सीधे डीजल महंगा हो जाएगा। डीजल महंगा होगा तो जो ट्रांसपोर्टेशन है वो कीमत बढ़ जाएगी और इस देश में जो तमाम प्रोडक्ट्स जो जुड़े हुए हैं वो उन सबकी कीमत बढ़ेगी। तो इसका असर सीधे आम आदमी की जेब पे जाके पड़ेगा। उसके बाद आप बोलेंगे हमारे देश की करंट जीडीपी क्या है, जो हमारा टोटल वैल्यूएशन है वह कितना है? तो जो हमारे देश की करंट जीडीपी है, जो आप सब राज्यों को जब आप जोड़ देंगे तो 2.72 लाख करोड़ यूएसडी मतलब 2.7 ट्रिलियन डॉलर अभी हमारे देश की पूरी जीडीपी है। उसके बाद चलिए जब हम आ जाएंगे जो कि पहली तिमाही की जीडीपी की रिपोर्ट आई है, चलिए अब उसको देख लेते हैं। तो एनएसएसओ ने जो रिपोर्ट जारी की है जीडीपी की 31 अगस्त को, जिसमें कि पहली तिमाही की जो रिपोर्ट है जिसमें कि अप्रैल, मई और जून काउंट होता है, इसमें पहली तिमाही में हम सब जानते हैं कि 23.9% की दर से हमारी जीडीपी श्रिंक हुई है, वह नीचे गिर गई है। और इसमें जब आप और देखेंगे कि तमाम देश हैं, चाहे वो यूके हो, फ्रांस हो, इटली हो, कनाडा हो, उन सभी जो बड़े देश हैं उसमें इंडिया की, हमारे देश की ही जीडीपी सबसे ज्यादा गिर गई है। और जब हम इसको और विस्तार पूर्वक समझेंगे कि किस क्षेत्र में कौन कौन से क्षेत्र हैं, उसमें किस प्रकार से या तो गिरावट या तो वृद्धि दर्ज हुई है। अगर हम नीचे से शुरुआत करते हैं, एग्रीकल्चर 3.4% से उसमें जो बढ़ोतरी है वह पिछली बार से ज्यादा हुई है। उसके बाद माइनिंग 23.9% में से गिर गया है। मैन्युफैक्चरिंग तो 39.3% से गिरावट दर्ज हुई है। इलेक्ट्रिसिटी, वाटर सप्लाई और जो तमाम अदर यूटिलिटीज है उसमें 7% की गिरावट दर्ज हुई है। कंस्ट्रक्शन 50.3% की गिरावट दर्ज हुई है। फिर होटल, ट्रेड, कम्युनिकेशन और जो अन्य सेवाएं होती है उसमें 47% की गिरावट दर्ज हुई है। फिर फाइनेंशियल सर्विसेज जो होती हैं, फिर रियल एस्टेट जिसमें
आता है वह 5.3% से नीचे गिर गया है। और फिर जो हमारा डिफेंस या पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन या सरकारी सर्विसेज जो अदर सर्विसेज होती हैं वह 10.3% से उसमें इस दौर में जो है वह गिरावट दर्ज हुई है। और अगर आप काउंटर में कहते हैं कोरोना महामारी ही इस आर्थिक संकट की वजह है जो हमारे घर पे, हमारे देश पे आन पड़ी है, तो क्या पिछले 6 वर्षों में इस देश की सत्ता के पास कोई विजन था, या इस देश की सत्ता ने कोई विजन बनाया ही नहीं कि अगर कोई इस प्रकार का आर्थिक संकट आएगा उससे हम किस प्रकार से लड़ेंगे, या फिर हमारे सरकारी खजाने ही कितने मजबूत हैं इस संकट से लड़ने के लिए? क्या कोई विजन था सत्ता के पास? बेशक कोई विजन नहीं था सत्ता के पास। क्यों मैं ऐसा कह रहा हूं? क्योंकि जब आप पिछले 12 क्वार्टर के रिपोर्ट्स निकालेंगे जीडीपी के और उसके एनालिसिस करना शुरू करेंगे तो आप समझेंगे कि सत्ता के हाथों से इस देश को आर्थिक तौर पे चलाने के सारे धागे टूट चुके हैं और उसके पास कोई नीति और कोई विजन है ही नहीं कि चीजों को किस प्रकार से चलाया जाए। तो अगर हम 2017 के चौथे क्वार्टर की बात करें जहां पे हमारी जीडीपी सबसे ज्यादा थी 8.2%, उसके बाद जब आप आइएगा 2018 देखिए फर्स्ट क्वार्टर 7.1%, सेकेंड क्वार्टर 6.2%, थर्ड क्वार्टर 5.6%, फोर्थ क्वार्टर 5.7%। अब 2019 पे आ जाइए आप, फर्स्ट क्वार्टर 5.2%, सेकेंड क्वार्टर 4.4%, थर्ड क्वार्टर 4.1%, फोर्थ क्वार्टर 3.1%। उसके बाद 2020 में जब आप आइएगा फर्स्ट क्वार्टर की जो जीडीपी रिपोर्ट आई हुई है वह 23.9% से हमारी जीडीपी नीचे गिर गई है। तो इसमें एक सवाल करना चाहूंगा, 2019 की अगर हम चौथे क्वार्टर की बात करें जिसमें जनवरी, फरवरी, मार्च यह 3 महीने आते हैं, इस वक्त लॉकडाउन तो नहीं था, चीजें तो सामान्य थी, तो वो कौन सी परिस्थिति थी कि इस क्वार्टर में भी हमारी जीडीपी श्रिंक हो गई? या फिर 2019 के दूसरे या तीसरे क्वार्टर में ही वह कौन से कारण थे कि हमारी जीडीपी श्रिंक होती चली गई? और सिलसिलेवार तरीके से जब हम पिछले 12 क्वार्टर्स का एनालिसिस करेंगे कि जीडीपी गिरती जा रही थी। एक बात और जो मैं आपको बताना भूल गया कि ये जो जीडीपी का नंबर आपके सामने आया है ये ऑर्गेनाइज्ड सेक्टर का डाटा है जिसको हम फॉर्मल सेक्टर के नाम से भी जानते हैं, जिसमें कि 7 से 10% के लोग इसमें योगदान देते हैं, ये उनका नंबर है। पर जो अनऑर्गेनाइज्ड सेक्टर है जिसको हम इनफॉर्मल सेक्टर से भी जानते हैं, असंगठित क्षेत्र, जिसमें कि 90 से 93% लोग जिनकी संख्या बल 45 करोड़ है वो इस जीडीपी के आंकड़े में है ही नहीं। जी हाँ, वो है ही नहीं इस जीडीपी के आंकड़े में। और अगर आप अनऑर्गेनाइज्ड सेक्टर को समझेंगे तो वो तमाम माइग्रेंट लेबर्स जो कि आपने देखा था कि लॉकडाउन में किस तरह सड़कों पे दिखाई दिए, वो इस श्रेणी में आते हैं। या फिर वह लोग जिनका वेतन, जो सैलरी उन्हें मिलती है वह कोई फिक्स नहीं होता है, वहां कोई छुट्टी नहीं होती है। या फिर आपके जो रिक्शे वाले हैं, आपके ठेले वाले हैं, या सब्जी बेचने जो आते हैं, या छोटे दुकानदार हैं, ये वो उनकी संख्या इसमें है ही नहीं। तो आप सोचिए, जिस दिन देश के सामने ये अनऑर्गेनाइज्ड सेक्टर का डाटा आ गया तो परिस्थितियां कितनी त्रासदीदायक होंगी, या बल्कि पर इन परिस्थितियों को दिखाएगा कौन, बताएगा कौन? क्योंकि यह जो 45 करोड़ लोग हैं जो असंगठित क्षेत्र से आते हैं, जो मीडिया को दिखाई ही नहीं देते, और आप इसमें भूल जाइए कि महामारी भी कोई मुद्दा है, या उस महामारी से लड़ने के लिए जो स्वास्थ्य हेल्थ सेक्टर है उसको मजबूत करना भी कोई मुद्दा है, या फिर इस देश के तमाम छात्र जो स्टैंड स्टिल मोड में आ चुके हैं उनकी एजुकेशन भी कोई मुद्दा है, या इस देश में तमाम बेरोजगार होते जा रहे युवा, वह अनएम्प्लॉयमेंट भी मुद्दा है। आप भूल जाइए इन मुद्दों को, क्योंकि इस देश के मुद्दे केवल 3 लोगों के इर्द गिर्द आके सिमट चुके हैं जो पर्दे के सामने आपको मीडिया दिखाने की कोशिश कर रही है, और मुंबई में वह अपना बसेरा जमा लेती है। तो आप खुद समझिए किस प्रकार से आप इस देश की हकीकत को, इस देश की नब्ज को महसूस कर पाएंगे। आप सोचिए कि कहां से इस देश के मुद्दे को, इस देश के सवालों को, इस देश की परिस्थितियां को, या यह देश, हमारा देश किस प्रकार से आर्थिक हालात में गिरता जा रहा है, आप किस प्रकार से उन परिस्थितियों को समझ पाएंगे।
आप खुद सोचिए। हमें लगता है यहाँ से बात नहीं बनेगी। हमें लगता है क्यों ना अगले अध्याय में आप जिस राज्य से आते हैं, फिर चाहे वो गुजरात हो, महाराष्ट्र हो, यूपी हो, बिहार हो, आपके उन राज्यों का कच्चा चिट्ठा लेके बैठा जाए कि आर्थिक तौर पे वह राज्य कितने मजबूत हैं, और फिर सवाल किया जाए, जहां डाल डाल पे सोने की चिड़िया करती है बसेरा। शुक्रिया, अगले अध्याय में मिलते हैं आपसे। बहुत बहुत शुक्रिया, आपने मुझे सुना। इस अध्याय में जो भी त्रुटियां हुई हैं उसके लिए मैं क्षमा चाहूँगा। और अगला एक्चुअली बात क्या है, हमारे पास डेटा बहुत सारा है, तो अगर हम सारे डेटा को कंपाइल करेंगे तो बहुत लंबा वीडियो बन जाता। तो इसीलिए हम इसको अगले नेक्स्ट पार्ट में इसको कंटिन्यू करेंगे। और मेरा आपसे अनुरोध होगा कि प्लीज़ आप अगले अध्याय में हमसे जुड़ें। और जो विज़न है, जो पर्पस है, जो मैंने आपसे बोला था कि मैं आपको फर्स्ट पार्ट में मैंने बोला था मैं आपसे साझा करूंगा, उसकी चर्चा हम अगले अध्याय में करेंगे और कोशिश करेंगे कि इस चैप्टर को क्लोज करें। और जाते जाते एक और निवेदन है आपसे, आप खुद पढ़िए, खुद से जानिए, खुद से समझिए कि क्या हालात हैं और तब फैसला कीजिए। और अगर अच्छा लगता है तो हमसे जुड़ने की कोशिश करें। शुक्रिया, आपका दिन शुभ हो।